हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस की आज है यूनिट 2 की लेक्चर 2। आज हम देख रहे हैं यूनिट 2 का लेक्चर 2 और आज का टॉपिक रहने वाला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है। बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं शुरू। ये है हमारे चैनल का नाम। ठीक है सर, आगे बढ़ा दो। अब सर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने पहले भी हमें बताया है कि जब किसी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, उसकी डेफिनेशंस पे बात करते हैं, उसके एग्जांपल्स पे बात करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस पे बात करते हैं इफ एग्जिस्ट। यहां पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको उसके पहले ले जाता हूं तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोऑस्मोटिक कहते हैं सर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सर इसको अंडरलाइन कर लो, इसको स्टार लगा लो। तो अब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता वो क्या कहते हैं, पैराटोनिक। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब आपने बताया कि आइसोऑस्मोटिक क्या होते हैं और पैराटोनिक क्या होते हैं। एक तो आइसोऑस्मोटिक में आपने बताया कि जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाँ सर, आपने बताया। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा ये होता है जिसमें नॉट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉल्ड पैराटोनिक। सर ये दोनों चीजें समझ में आ गई, लेकिन हम पढ़ तो आइसोटोनिक रहे थे। लेकिन बच्चे ये भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेस के लिए जब भी आप हायर लेवल की स्टडीज करते हो तो आपको बेस से मैं उठाना चाहता हूं। अब बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया सेम ऑस्मोटिक, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, एक ऐसा प्रेशर जो रिक्वायर होता है क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये चीजें हमें समझ में आ गई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइसोऑस्मोटिक क्या होता है, पैराटोनिक क्या होता है। ये तो हो गई बेसिक लेवल की बातें। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं आइसोटोनिक की, कि आइसोटोनिक क्या होता है। बच्चे जब आइसोटोनिक की बात करते हैं, और मैंने बताया कि आप सही गलत तो तब निर्धारित कर सकते हो जब व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड वैल्यू। सो हियर स्टैंडर्ड वैल्यू इज 0.9। यस सर, 0.9 ऑफ NaCl। ठीक है सर, ये जो NaCl है उसका 0.9 NaCl इसको कहते हैं, और यहां पे इसको हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड। यहां पे बहुत अच्छे बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% ऑफ NaCl इज प्रैक्टिकली आइसोटोनिक with blood plasma and it's regarded and is regarded as standard। सर ये चीजें आपको समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो भी सॉल्यूशन कंटेन करते हैं 0.9% NaCl, वो क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। आपको मेरे हिसाब से आइसोटोनिक समझ में आ गया होगा कि आइसोटोनिक क्या होते हैं। अब सर जब हम आइसोटोनिक समझ लेते हैं तो उसके आगे और पीछे की भी कहानी समझना चाहते हैं। सर आइसोटोनिक तो हमें समझ में आ गया ना। आइसोटोनिक एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन होता है 0.9% ऑफ NaCl। हाँ सर, ये समझ में आ गया। और यही सेम कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा का होता है। सर ये चीज़ समझ में आ गई। खैर आपको ब्लड प्लाज्मा, अगर मैं ब्लड जब पढ़ाने जाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा ब्लड का pH क्या होता है, ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होती है, ब्लड में कितना वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, और क्या क्या कंपोजिशन होते हैं ब्लड के, वो सारी चीज़ें आगे की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल आइसोटोनिक पढ़ा रहा हूँ। आइसोटोनिक में आपको याद रखना है कि 0.9 जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो कंटेन करता है ये। ठीक है सर, इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लेते हैं उसके आगे और पीछे को हम गलत सही बोलते हैं। ठीक है सर। अब द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9 ऑफ NaCl, 0.9 ऑफ NaCl मतलब अब कोई ऐसा सॉल्यूशन जो 0.9% से ज्यादा है, सो उसको हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं। आइसो मतलब क्या होता है बच्चे, मैं नई स्लाइड लूं क्या, एक मिनट। अब देखो यहां पे मैंने बताया आइसोटोनिक। ठीक है सर। आइसो मतलब सर सबको पता है, आइसोमर हम पढ़ के आए, सेम होता है। आइसो मीन्स सेम होता है। ठीक है सर। अब पुरानी स्लाइड पे जाओ आप। आइसो मीन्स सेम होता है, और जो अगला वाला टर्म है वो टोनिक तो कॉमन है ना सर। जब टोनिक कॉमन है तो यहां पे आइसो तो अब सेम तो रह नहीं गया, अब यहां पे क्या हो गया, मोर देन।
मोर देन जब अपना बीपी बढ़ता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। खैर आपको पता होना चाहिए, लेकिन फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब वहां पे जब मोर देन होता है मतलब बढ़ा हुआ है, सो हियर वी कॉल इट हाइपरटोनिक। इट्स दिस कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बॉस ये भी चीजें समझ में आ गई कि आइसोटोनिक क्या होता है, फिर हाइपरटोनिक क्या होता है। अब और क्या लिखा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% ऑफ NaCl कॉल्ड हाइपोटोनिक। मैंने आपको बताया टोनिक तो आपको याद ही रखना है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। सो हाइपोटोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि 0.9 से कम है, 0.9 से कम है, इस वजह से हाइपो और टोनिक तो कॉमन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि 0.9% ऑफ NaCl स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अब उसके बाद उससे ज्यादा है तो वी कॉल इट हाइपरटोनिक, और उससे कम है तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। सर ये चीजें मुझे समझ में आ गई, आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बताओ कि कैसे क्या सारी चीजें होती हैं। सर यहाँ पे जो स्लाइड है थोड़ी सी ब्लर हो गई है, सो सॉरी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक हम पढ़ते किस लिए हैं, क्योंकि जो ड्रग देते हैं, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, होगा कंसंट्रेशन किसी का सेम होगा नहीं होगा, हमसे क्या, हम तो अपने काम की चीजें पढ़ेंगे सर। आप पढ़ रहे हो इस वजह से, काम की है इस वजह से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आइसोटोनिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आज का टॉपिक है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आपको पढ़ना है। सो अब पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि दवाई जो बनती है उसका कंसंट्रेशन भी हमें ब्लड के कंसंट्रेशन से मैच करना होता है। अरे यस और नो, जो भी आप दवाइयां लेते हो उसका कंसंट्रेशन अगर इससे अलग होता है, अगर वो हाइपरटोनिक नेचर का होगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, और अगर वो हाइपोटोनिक नेचर का होगा तो क्या दिक्कतें आएंगी। और उसको होना क्या चाहिए, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। बिना किसी देर के आगे मैं इसको आगे समझा देता हूं। तो सबसे पहले ये क्या बनी हुई है बच्चे, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। 12th की बायोलॉजी आपने पढ़ के आया है, आप पढ़ के आए हो। सो ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है सर, ये है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। सो यहां पे क्या है, एक कंडीशन है, ये कहती है स्टैंडर्ड कंडीशन। क्यों स्टैंडर्ड कह रहा है भैया, क्योंकि ऐसी ही आरबीसी कुछ दिखती है। सो अगर मैं पेन चेंज करके इसको बताऊं तो ऐसी है, एक मिनट, पेन कलर चेंज करना पड़ेगा। सो ये ऐसा है, 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 ये आरबीसीज हैं बेटे, ये आरबीसीज की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी आरबीसी हैं, ठीक है सर, ये आरबीसी हैं। और ये आरबीसी क्या है, हेल्दी है। सो हेल्दी किस केस में है, आइसोटोनिक के केस में हेल्दी है। सो आइसोटोनिक कॉइंड एज स्टैंडर्ड। अब हम इसको स्टैंडर्ड सेट कर लिए। अब इन केस ऑफ हाइपरटोनिक, क्या बोल रहा हूं मैं, इन केस ऑफ हाइपरटोनिक, हाइपर स्टैंड फॉर ज्यादा, मतलब हाइपर टेंशन। सो बीपी बढ़ा हुआ है, बढ़ना मतलब 0.9% ऑफ NaCl से ज्यादा। सो ज्यादा की अगर बात करते हैं, हाइपरटोनिक के केस में आते हैं, तो यहां पे देखते हैं कि क्या होता है, जो सेल होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो हेल्दी तो नहीं है। आप देखो कि कैसी हो गई हैं, ये सिकुड़ गई हैं बेटा, श्रिंक हो गई हैं, ये देख रहे हो आप, आपको दिख रहा है ना। ये एक्चुअली थोड़ी सी ये स्लाइड वो हो गई है, ब्लर हो गई है, इस वजह से आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप एक प्रैक्टिकली समझो कि अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, और यहाँ पे जो शेप है उसका, और ये बिगड़ गया है। अब और अगर इंटरेस्टिंग इस पे अगर थोड़ी सी डिटेल स्टडी कराऊं मैं, तो जो अगर आरबीसी का शेप बदल रहा है तो कई सारी एनीमिया हो सकती हैं, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है। एनीमिया मतलब खून की कमी, वो बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब उस पर काफ़ी देश परेशान था एक टाइम पे, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे होते, वो पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया है। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक में मतलब कम है, सो यहाँ पे हमारी सेल क्या होती है, स्वेल हो जाती है। देखो आपकी स्वेल बड़ी हो गई है, जो सेल है वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई हैं, और जब स्वेल हो जाती हैं ये भी थोड़ी सी दिक्कत की ही बात है, क्योंकि यहाँ पे सेल बड़ी हो गई हैं। अब सर ये चीजें समझ में आ गई कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आइसो मीन्स 0.9%, हाइपर मीन्स मोर देन 0.9, और हाइपो मीन्स लेस देन 0.9। बच्चे अभी भी नहीं याद आया तो इसको लिख लो,
आप इसको लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में ये समझ में आता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के बाद उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और अगर क्लासिफिकेशन होगा तो क्लासिफिकेशंस भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करते हैं। इफ रेड ब्लड सेल्स, बात आई ना, इफ रेड ब्लड सेल्स, इसी की तो हम बात कर रहे थे वहां पे कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमें पता है, उसकी हमने कहानी पढ़ के आ गए हैं हम लोग। सो is in contact with a solution that has the same osmotic pressure as blood plasma, the cell wall will neither swell nor shrink। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सेम कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है आइसोटोनिक का वो 0.9 ही है, जो हमारी ड्रग है वो भी 0.9 है। सो यहाँ पे जो हमारी आरबीसीज हैं वो हेल्दी हैं। हेल्दी स्टैंड्स फॉर दे नाइदर स्वेल नाइदर श्रिंक। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ना वो श्रिंक करेंगी ना वो स्वेल होंगी। यस सर, ये चीज़ें समझ में आ गई। इट विल रिटेन इट्स टोनिसिटी एंड देयर कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक। वो जिस हेल्दी कंडीशन में था आरबीसी उसी हेल्दी कंडीशन में रहेगा, और ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। सर समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन फॉर आईवी इंजेक्शन, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें वेटेज बढ़ा देगा, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे ना तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने डिटेल स्टडी की है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंशन करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप समझो कि सॉल्यूशन ऑफ आईवी, सॉल्यूशन फॉर आईवी इंजेक्शन, सर अभी जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे आगे तो आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी। आईवी मतलब क्या होता है? इंट्रावेन्स। हम जो ये हमारी बॉडी में वेन्स हैं अंदर लगाते हैं, इंट्रावेन्स। ठीक है, इंट्रावेन्स जो होती हैं, इंट्रावेन्स इंजेक्शन जो होती हैं उसको, उसमें आइसोटोनिसिटी मस्ट बी देयर। आइसोटोनिक उनको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? मैंने बताया कि अगर आपको बुखार है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बुखार है और यू हैव टू टेक आईवी इंजेक्शन, डॉक्टर ने बोला कि दवाई से कुछ नहीं हो सकता, इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। सो अगर आप इंजेक्शन के लिए रेडी होते हो बॉस, तो इंजेक्शन जब लगवाते हो तो इंजेक्शन का जो लिक्विड है वो मस्ट भी आइसोटोनिक होना चाहिए। मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? 0.9% ऑफ NaCl ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको सेल लाइसिस देखने को मिलेगी, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सेल हो जाएगा, या तो श्रिंक होगा या स्वेल होगा और बस्ट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। इस वजह से आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये इस पर भी बात कर लिए अपन। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनी एडजस्टमेंट मेथड्स की। इन मेथड्स को खैर आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है या ना बताया नहीं गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, और जो जो पार्ट्स रेड हैं उनको आप एज अ एडजस्टमेंट मेथड आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आओगे। क्रायोस्कोपिक मेथड, सो आइसोटोनिसिटी कैन बी एडजस्टेड यूजिंग मेथड रिले ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्रायोस्कोपिक क्या होता है बेटा? जब फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिप्रेस्ड कर देते हैं वो क्रायोस्कोपिक होता है। सोडियम क्लोराइड, मतलब हमें केवल याद करना है ये सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, वाइट विंसेट एंड स्प्रॉल मेथड, इस पे हमें बात करना है। दिस मेथड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड। सो हमें जो यहाँ पे याद करना है सर, हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लेना है और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम पे एज इट इज़ लिख देंगे तो शायद थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाए। सर जब वेटेज बढ़ जाएगा तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है सर, ये तीन चीज़ें आपको एडजस्टमेंट मेथड में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आइसोटोनिसिटी बेस्ड किस पे होती है? फ्रीजिंग पॉइंट मेथड पे। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड पे बेस्ड होती है, और अ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। एक सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक मान लेंगे इफ इट हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट
अगर उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस है अगर किसी का, तो क्या होता है बेटा, वो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका भी फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है सर, ये चीजें भी समझ में आ गई। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड, सीरम एंड लैक्रिमल फ्लूइड। ये जो चीज़ें होती हैं ये सेम चीज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए भी होता है और इनके लिए भी होता है। अगर इनमें इनका ये फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी सेम फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे आइसोटोनिक वाला पार्ट खत्म होता है। और ये है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इस पर आप हमें रीच कर सकते हो। जो भी आपके जेन्युइन प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो कि सर हम इस फील्ड में नए हैं, हमें ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, उसके लिए ये पेज आपके लिए 24/7 रेजोल्यूशन देगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए।